Assalamualaikum. Today is our third lecture of the biology class, and we are going to talk about osmoregulation in animals. In the previous lecture, we talked about osmoregulation in plants, and we discussed different types of plant depending upon the availability of water. But now in the animals, एक याद आप बात रखें, मैंने आपको पहले बताया था कि in the animals the water balance is more critical as compared to the plants, because plant को ज़्यादा भी पानी मिल जाए तो इतना मसला होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता और वो उसको कर सकते हैं. शॉर्टेज में भी प्लांट ज़्यादा इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, बट एज कम्पेयर टू एनिमल्स हैव डिफिकल्टी इन, और एनिमल्स के लिए वाटर बैलेंस ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है. और उसकी एक वजह यह है कि एनिमल के अंदर सेल वॉल भी नहीं होती, ठीक है, और एनिमल्स के अंदर लॉस ऑफ वाटर भी इजीली हो सकता है. मैंने कुछ एक टेम्पलेट से पहले से बना के रख दिया, तो वीडियोस हमारी लंबी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये है कि ज़रा एक कुछ चीज़ें पहले से बना के रख दिया, फिर उनके ऊपर बढ़ा दिया जाए. वैसे भी मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, तो मुझे पहले कुछ ना कुछ बना के रखना पड़ता है ताकि वो इस पर टाइम लगता है, ठीक है ना. तो ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स अगर हम बात करें तो एनिमल्स नीड मोर क्रिटिकल वाटर बैलेंस, और वाटर एंड सॉल्ट्स की आप ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है. उसमें एनिमल्स की दो मेजर कैटेगरीज हैं. कैटेगरी से मुराद है कि एनिमल्स के अंदर दो डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म हैं, दो डिफरेंट तरह के तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए जो कोई भी एनिमल अडॉप्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं और उसके लिए खुदा का हुक्म क्या है. तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स. कन्फॉर्मेंस एक लफ्ज़ है, कन्फॉर्मेंस, ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि आपको जैसे कहा जाता है या जैसे कोई डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, आप रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं, तो इसको हम कन्फॉर्मेंस कहते हैं. कन्फॉर्मेंस ऑफ द रूल्स, ये इंग्लिश का मामला है. सो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो भी इन्वायरमेंट एक्सटर्नल है उससे आइसोटोनिक रहना है, यानी कि the internal body conditions of the water and salts. यहाँ पे मैं कंडीशन का लफ्ज़ वाटर एंड सॉल्ट्स के लिए कह रहा हूँ, टेम्परेचर और वेस्ट मटेरियल्स को इंक्लूड नहीं यहाँ पे नहीं कह रहा, ठीक है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. सो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में हम क्या कहेंगे, इंटरनल बॉडी कंडीशंस आर केप्ट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल कंडीशंस. इसका मतलब ये है कि अच्छा, चाहे बाहर सॉल्ट्स हो, चाहे बाहर कुछ भी हो, बस उनके मरीन का एनवायरनमेंट है, समंदर का एनवायरनमेंट है, उसमें बाहर सॉल्ट होते हैं, लेकिन जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होंगे उनके अंदर भी उस हिसाब से चीज़ें वेरी करेंगी और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जो जैसा एनवायरनमेंट बाहर का है वैसा उनके अंदर होगा. अल्लाह ने उनके अंदर एबिलिटी रखी है, वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इसको हम कहते हैं दे आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे जो मर्जी हो जाए. तो इनको दे डू नॉट need the mechanisms for regulation. इनको कोई वो वाटर को बैलेंस करना, पानी को बैलेंस करना, सॉल्ट्स को बैलेंस करना, वो इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं. सो दूसरी कैटेगरी है, these are the osmoregulator. अच्छा, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं आप ना, मरीन इनवर्टिब्रेट्स जो कीड़े मकोड़े वहाँ पे होते हैं, या हम कहेंगे जो समंदर के अंदर है, हैग फिशेस वगैरह, तो दे आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स. यहाँ पे चल रहे हैं. इसी तरह ऑस्मोरेगुलेटर्स क्या है, दीज आर द एनिमल्स व्हिच रेगुलेट द इंटरनल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है. तो ये बाहर के माहौल में ज़्यादा तब्दीली आई है, तो ये वो कैटेगरी है जो इंसानों की भी है, ठीक है. सो दे रेगुलेट द इंटरनल कंडीशंस, इंटरनल एनवायरनमेंट according to changes. अच्छा, इसका according to changes का मतलब ये नहीं कि बाहर चेंज आया अंदर चेंज आ गया, नहीं. ये रेगुलेट करते हैं. रेगुलेट का मतलब ये है कि अंदर की चीज़ों को थोड़ा सा हिसाब किताब में रखते हैं, बाहर जितनी मर्जी चेंजेस आ जाए ये अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं. यानी जो रेगुलेटर होते हैं, जो ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सलेशन करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया. इसकी एग्जांपल्स फिशेस, फ्लाइंग, सारी चीज़ें नहीं है. तो ये दो जनरल कैटेगरीज होगी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, जो कि जैसा इन्वायरमेंट बाहर का है, इन्वायरमेंट का वैसा ही वो उनका होता है. तो दे डू नॉट नीड एनी एक्टिव रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल बॉडी सॉर्ट्स ऑफ वाटर.
But regulators, they regulate internal body salts and water या internal body concentration या internal body composition by adopting different mechanism. अब वो चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करके सॉल्ट्स को बाहर निकालें, चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करके सॉल्ट्स अंदर लेके आए, ठीक है, चाहे वो पानी पिए, चाहे वो पानी कम पिए, लॉस ज़्यादा करें, जो भी हिसाब था वो उसके हम कैटेगरीज पढ़ेंगे कि वो आगे क्या है, लेकिन उसको रेगुलेटर्स को रेगुलेट करना पड़ता है। तो ये दो मेजर बेसिक थीम्स हैं एनिमल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन के। उसके बाद अगर हम देखें डिफरेंट इन्वायरमेंट में ये काम कैसे होता है, मरीन इन्वायरमेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे समंदर का, यानी इसमें प्रॉब्लम, अच्छा याद रखें फिर से आपने देखना है रेगुलेशन करनी है, प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए तरीकेकार क्या है, तो वो है ये इन्वायरमेंट कौन सा है, आपको पता है कि ये सॉल्ट वाटर है, सॉल्टी वाटर इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इज मोर, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। कन्फॉर्मर्स को तो छेड़ने नहीं ना, तो अभी हम बात करेंगे बस अभी बताता हूँ। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इसमें, एंट्री ऑफ द सॉल्ट्स, अब किताब में इसको मुख्तलिफ और वर्ड्स के साथ भी लिखा होगा तो आपने कोई परेशान नहीं होना, ठीक है। सॉल्ट्स बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं क्योंकि बाहर सॉल्ट जाता है, अंदर तो सिंपल डिफीट के जरिए, सीधी सी बात है। और नंबर दो जनाब क्या है, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि आपको पता है बाहर सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, पानी अंदर से बाहर को चला जाता है, वाटर मूव्स फ्रॉम लेस सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट, सीधी सी बात है। तो दोनों कंडीशन, दोनों मसले ही नुकसान के हैं कि भाई पानी भी अंदर आ जाएगा, पानी भी बाहर चला जाएगा, सॉल्ट्स भी अंदर आ जाएंगे, दोनों कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है। अब मुख्तलिफ सी एनिमल्स ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार किए, अच्छा ये मैं फ्लैश आउट कर नीचे ले जाता हूँ, ये जगह को इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ एनिमल्स ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार किए हुए हैं इस काम के लिए। तो उसमें अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल जो सी इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स हैं या जो हैग फिशेस हैं, ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, क्या है, कन्फॉर्मर्स, इनको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये जैसे ही बाहर का टेम्परेचर सॉल्ट से वाटर की कंसंट्रेशन हो, वैसे इनके अंदर की कंसंट्रेशन भी निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रेगुलेटर्स हैं उसमें अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल जो वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें, ठीक है, और इसके अलावा बोनी फिशेस की बात करें, ठीक है, तो क्या हो गया, चलो बोनी फिशेस, तो इनके अंदर आपको थोड़ा सा मेरी बात होती है। तो देखें ये क्या करेंगे, दे एक्टिवली एक्सक्रीट द सॉल्ट्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एक्सक्रीट द सॉल्ट्स, क्या तरीके का इख्तियार करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आप किडनी एक तरीका है, वैसे ये किडनी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ये ज़्यादा गिल्स को इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन के लिए। ये गिल्स के अंदर सिस्टम है जो क्या करता है, हम कहेंगे एक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट, जगह कम है इसलिए कि मोबाइल का कैमरा तो इस थोड़ा सा, ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस जगह को यूज़ कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज एक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम गिल्स से ये निकाल देते हैं। सेकंड, किडनी से ये बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन फ्रॉम किडनी, ठीक है, पानी लॉस नहीं होने देते, असल बात ये है, ठीक है। और किस तरह की हमें बताता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि एक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स बाय किडनी, गिल्स और सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स यानी अदर ऑर्गन्स कोई भी हो उनके अंदर जो कि सॉल्ट एक्सक्रीशन का काम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो एक जनरल तरीक़ेकार हो गया। उसके बाद है जी दूसरी बात ये है कि वाटर के लॉस को ये किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो वाटर के लॉस को बैलेंस करने के लिए एक और बात भी है, याद रखें, पहला मसला हल हो गया, एंट्री ऑफ द सॉल्ट्स का, के सॉल्ट्स निकाल दिए गए। अब वाटर बाहर चूंकि सॉल्ट ज्यादा है तो वाटर जाएगा, उस कंडीशन को कोप करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, ये मैं आपको थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ, ठीक है।
वो ये है कि वाटर मूव्स आउट, बट मैं एग्जाम्पल, इस कमरे के अंदर अगर यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है तो क्यों बाहर निकल रहा है? अभी बाहर सॉल्ट ज़्यादा है तो अंदर कम सॉल्ट है, तो इसलिए पानी बाहर निकल रहा है। तो अगर पानी को ये शो कराया जाए कि अंदर सॉल्ट ज़्यादा है तो फिर पानी बाहर जाएगा नहीं ना। तो क्योंकि ये क्या करते हैं कि अपने सेल्स के अंदर हाई अमाउंट ऑफ यूरिया को ये स्टोर यानी रिटेन करते हैं यूरिया, यानी देयर एक्चुअली देयर इंटरनल बॉडी देयर बॉडी इंटरनल बॉडी कंडीशंस आर हाइपोटोनिक सॉल्ट्स कम है, लेकिन ये शो कराते हैं बाहर के एनवायरनमेंट को कि अंदर सॉल्ट्स ज़्यादा है, इसलिए पानी बाहर नहीं जाता। यानी इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी, ठीक है, और बॉडी से वाटर ने आमतौर पे बाहर जाना था, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, यूरिया को अंदर ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, रिटेन कर लेते हैं। यूरिया अंदर की बॉडी में बनता है ना, तो उसको अंदर रिटेन करते हैं। उससे क्या होता है कि बाहर पानी बाहर नहीं जाता, क्योंकि पानी को लगता है कि बॉडी की अंदर की कंडीशन ज़्यादा हाइपोटोनिक है। समझ आए? इसका मतलब यही है कि अगर आप के पास अगर एक बंदा गरीब आदमी है, ठीक है, लेकिन वो अगर एक बंदा अमीर आदमी है लेकिन वो खुद को शो करे कि मैं गरीब आदमी हूँ, समझ आ गई बात? ताकि कोई उससे पैसे ना छीन ले, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके पास पानी बाहर जा रहा है क्योंकि इनके सॉल्ट्स कम है, लेकिन ये शो कराते हैं सॉल्ट ज़्यादा है तो ना जा रहा, तो फिर पानी बाहर नहीं जाता। समझ आ गई बात की? यानी इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि दे हैव हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एज कंपेयर्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बट दे शो या दे रेंडर द इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक बाय रिटेनिंग यूरिया इन एडिक्वेट अमाउंट, और थोड़ी सी अमाउंट में अमोनिया भी, ठीक है। कैसे? वो उससे क्या होता है, पानी बाहर नहीं जाता तो दूसरा मसला भी हल हो गया, ठीक है ना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हुई कि यूरिया अगर बॉडी में रिटेन किया जाए ना तो वो डेंजरस होता है, दैट कैन डैमेज द सेल्स, नॉर्मल बॉडी ऑर्गन्स। सही, उसके लिए फिर क्या होता है, दे हैव एन अदर कंपाउंड, ये मैंने बता दिया, ठीक है। कि क्या हुआ, they render the internal environment more hypertonic by retaining urea in adequate amount, यानी खास मुनासिब मिकदार में यूरिया चाहते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि यूरिया in high concentration is dangerous for the body cells, so they have another compound called as trimethylamine oxide to avoid the dangerous effects of urea. यूरिया के मुज़िर असरात से बचने के लिए they have the trimethylamine oxide बदला के लिए। ये एक डेंजरस स्पीशीज का थोड़ा सा सावधान मैंने आपको बता दिया। बोनी फिशेस में सिंपल से मैकेनिज्म है। बोनी फिशेस वो फिशेस हैं असल में बेसिकली इनके जो बाप दादा यानी इनके जो एंसेस्टर्स थे दे वर फ्रेश वाटर, ये दरियाओं से समुद्रों में गए और फिर कुछ खत्म हो गई, कुछ वहीं पे आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट होकर उनकी आगे नस्लें, तो ये बाद में मरीन फिशेस बन गई। तो ये क्या काम करती हैं, इनके ये करते इस तरह से हैं कि बहुत ज़्यादा मिकदार में, क्योंकि पानी इनकी बॉडी से बाहर निकलता है, इसलिए दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, पानी ज़्यादा पीते हैं। तो ये तीसरा मैकेनिज्म है, दे ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। सही है, पानी ज़्यादा पीना, सॉल्ट्स को बाहर फेंकना और यूरिन कंसंट्रेट करना, ठीक है, यानी पानी के लॉस को कम करना इधर से, ये इनका जो तरीका है। और उसके अंदर फिर ये वाला मैकेनिज्म भी एक आ जाता है। और दूसरे नंबर ये दे ड्रिंक मोर वाटर, ठीक है, और सॉल्ट तो वही तरीका है, ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिन वाला, तो सॉल्ट्स वही तरीका है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म जो होता है। तो समंदर के अंदर जो मछलियाँ हैं वो क्या करती हैं, नंबर वन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट्स को बाहर फेंकती हैं, एक्सक्रीशन करती हैं, एनर्जी लगा के बाय गिल्स के जरिए, किडनी के जरिए, दूसरी तरीके से, और पानी के लॉस को बचाने के लिए या तो वो ज़्यादा पानी पीती हैं या वो अंदर यूरिया रिटेन करती हैं, और यूरिया रिटेन करती हैं उसको डेंजरस साथ करने के लिए उनके पास ट्राइमेथाइलमाइन ऑक्साइड भी है। और बाकी जो है वो फार्मर्स से जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द फ्रेश वाटर
जो अपना ये जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर अब उल्टा हिसाब है, उसके अंदर सॉल्ट्स की कमी, सॉल्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, मैं इसके ये फ्रेश वाटर के अंदर जो मसला है, थोड़ा आज हैज़ार्ड हो गया इसके बोर्ड का, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा इस तरह सीखता है। तो प्रॉब्लम क्या है, एंट्री ऑफ द सॉल्ट्स नहीं, एंट्री ऑफ पानी, वाटर अंदर आ जाता है। और नंबर 2 क्या मसला है, लॉस ऑफ सॉल्ट्स, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, बाहर के एनवायरनमेंट में पानी का पोटेंशियल ज़्यादा है, सॉल्ट्स कम है, इसलिए बॉडी से सॉल्ट बाहर तशरीफ ले जाएंगे और बाहर से वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आएगा। तो ये तो सीधा सीधा काम करते हैं, बड़ा ही आसान। वो क्या है, देखें ये पानी नहीं पीते, दे डोंट ड्रिंक वाटर, ठीक है, पानी ये नहीं पीते, समझ आ गई थी बात की। नंबर 2 ये क्या करते हैं कि वेरी डाइल्यूट यूरिन इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करते हैं, ताकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर जो आता है बॉडी के अंदर दूसरी साइड से, क्योंकि पीते तो नहीं है ज़्यादा, तो वो वाले वाटर को लूज किया जा सके। अब एक मसला तो हल हो गया कि एंट्री ऑफ वाटर कैसे निकाली, आप यूरिन बहुत ज़्यादा पास किया तो बस ठीक है। लेकिन जो सॉल्ट्स का इशू है वो अब डिफरेंट है फ्रेश वाटर के अंदर। वो क्या है कि ये फिर ऐसी खुराक खाते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट्स को लूज करते थे, ये एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट्स करते हैं, यानी सॉल्ट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए गिल्स के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, या ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये हो गया फ्रेश वाटर के हिसाब किताब भी, ये दोनों पानी का हिसाब हो गया। अब आखिरी जो चीज़ है दैट इज द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बड़ा इशू है पानी की शॉर्टेज का, सही है, तो पानी तो उसमें बहुत कम होता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, ये प्रॉब्लम है असल में। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थे, सॉल्ट्स की एंट्री, पानी का लॉस, इसमें वाटर की एंट्री, सॉल्ट्स का लॉस, और इसके अंदर क्या है मसला, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस इज द मेजर प्रॉब्लम, बाकी सारी चीजें तो हो ही जाती हैं। तो इसमें क्या है, इन ऑर्गेनिज्म ने क्या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्या क्या हिसाब किताब, आप देखें उन्होंने आउटगोइंग यानी लॉस को कम से कम किया हुआ है। कैसे, नंबर 1 सबसे पहले अगर तो किडनी है उनके, तो दे आर अडॉप्टेड टू सेव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो अडॉप्टेशन क्या हुई, देयर किडनीज आर adopted to save water, पानी बचाते हैं। नंबर 2 थिक यानी लॉस को, इवेपोरेटिव लॉस को कम करना है, तो या तो थिक कैरेटिनाइज्ड स्किन, लेदरी स्किन है, डेड टिश्यू की बनी हुई है ऊपर से, कैरेटिनाइज्ड टिश्यू है, कैरेटिनाइज से मुराद डेड टिश्यू है, ठीक है, और कैरेटिन वगैरह। तो जो थिक स्किन है उससे पानी लॉस नहीं होगा, मोटी स्किन है उसके ऊपर डेड टिश्यू है, वाटर लॉस नहीं होगा। या फिर एक्सोस्केलेटन, वैक्सीन एक्सोस्केलेटन, आपको पता है इंसेक्ट वगैरह कीड़े मकोड़ों का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, उसके ऊपर भी वैक्सीन्स की कोटिंग हुई होती है, तो वो वाटर को बाहर नहीं निकलने देते, वो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है जी। तो ये फायदा है, एक किडनी से बचाते हैं, दूसरा ये। तीसरा बिहेवियर अडॉप्टेशन, क्या है, ऐसी जगह को अडॉप्ट करना जिसमें पानी लॉस ज़्यादा ना हो, या हाइबरनेट कर जाना, या इसके अलावा वो तो खैर टेम्परेचर के लिए भी होता है, लेकिन वाटर के लिए भी चीज़ें बचाई जा सकती हैं। और लास्ट थिंग इज के ऐसी फूड खाना, यानी फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स या सीड ऐसे खाना रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फूड यानी प्रेफरिंग द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि वो ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। उससे क्या होता है कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, आपको पता है, तो वो वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, वो भी वाटर की जो है उस कमी को पूरा कर सकता है। और द लास्ट थिंग इज के एनहाइड्रोक्लोसिस, ये एक हम कहेंगे कि
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या मैमल्स के अंदर एक खास एबिलिटी होती है कि वो पानी की कमी यानी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन को एक खास हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये वो प्लांट्स के बराबर नहीं है ये वाली एबिलिटी, लेकिन है, ठीक है। और ये एबिलिटी हर एनिमल में वेरी करती है, और इवन एक स्पीशी के इंडिविजुअल में भी आपस में वेरी करती है। इसको हम कहते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। और कोई चीज़ ये तो हमने बात कर ली है। तकरीबन यही सारी बातें हैं। अगर इसमें कोई और बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। मेरा ये एफर्ट है कि मैं सारी की सारी बायोलॉजी को इस तरह तरतीब वाइज सारे स्टूडेंट्स के लिए अपने टीचिंग छोड़ने से पहले ये काम करा, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल बाय माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज।